देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो हिस्ट्री है या जो इतिहास है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। मतलब इस वर्ड को हम समझेंगे पहले कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है या इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। या जो एक्चुअल में हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसका पर्पस क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हिस्ट्री हमें पढ़नी क्यों है। या आपसे पूछा जाए कि जैसे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से हमें क्या पता चलेगा, इसका पर्पस क्या रहेगा, ये हमें समझना है सबसे पहले, ठीक है। देखो, यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। यदि हिस्ट्री को बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये दो वर्ड से मिलके बना है, इति प्लस हास, ठीक है भाई। इतिहास जो वर्ड है आपका, ये दो वर्ड से मिलके बना है, इति प्लस हास। या ऐसे कह सकते हो कि जो हिस्ट्री वर्ड है आपका, ये वर्ड आपका एक हिस्टोरिया वर्ड से निकला है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि हिस्ट्री या जो इतिहास है, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो जो इति प्लस हास का मतलब होता है कि ऐसा ही हुआ होगा। मतलब इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। या इसके अलावा मैं हिस्टोरिया वर्ड का यदि मीनिंग देखता हूं, तो यहां से हिस्टोरिया वर्ड का मीनिंग होता है टू नो, या इंक्वायरी आप कह सकते हो, ठीक है। कि भाई जो वर्ड है इतिहास या हिस्ट्री, इसका मीनिंग क्या है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये इति प्लस हास मतलब कि ऐसा ही हुआ होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हिस्टोरिया वर्ड से ये हिस्ट्री निकला है, और जिसको हम कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब है टू नो या इंक्वायरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और पहले इसको समझते हैं कि इससे हमें क्या समझना है। देखो, इतिहास का मतलब हो गया कि ऐसा ही हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा ही हुआ होगा, इसका मतलब जो पहले जो चीजें हो चुकी हैं, पहले जो पास्ट इवेंट्स हैं हमारी, जो पहले जो घटनाएं हैं, वो सभी घटनाएं घट चुकी हैं। केवल हमें क्या करना है, उनका हमें केवल स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। मतलब जो पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो पहले जो पास्ट इवेंट्स हैं हमारी, वो हो चुकी हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, केवल उनको केवल और केवल हम स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बात समझ पाए। तो यहां इतिहास का मतलब क्या हुआ, कि इतिहास का मतलब हुआ कि ऐसा ही हुआ होगा, मतलब ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। और मतलब उसको हमें क्या करना है, केवल स्टडी करनी है, अध्ययन करना है उसका, ठीक है। हाँ शाहीन, आप सही बता रहे हो। जेवा, आप भी सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतिहास का मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखो, यहां से हमने क्या देखा अभी, केवल और केवल हमने एक वर्ड का मीनिंग देखा है कि इसका मतलब क्या है। अब हमें ये समझना है कि भाई इसका पर्पस क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों एक्चुअल में हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। या जैसे मान लो मैं कहूं आपसे कि भाई ये जो वर्ड है आपका हिस्टोरिया, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, टू नो। मतलब कि हिंदी में यदि हम इसको कहें तो इसका मतलब होता है जानना, ठीक है। और किस चीज को जानना, कि जो पास्ट इवेंट्स हैं हमारी, पास्ट इवेंट्स को हमें जानना है। या जो पुरानी घटनाएं, पिछली घटनाएं जो पहले घट चुकी हैं, उनको हमें जानना है, ठीक है। इवेंट्स को जानना है, ठीक है। हमें किस चीज को जानना है, पास्ट इवेंट्स को जानना है, मतलब पिछली घटनाओं को हमें जानना है, ठीक है। और जो पिछली घटनाएं हैं या आपका जो पुरानी घटनाएं हैं, इनमें हमें क्या देखना है, क्यों जानना है इसको। क्योंकि जो पुराने समय में जो आपका डिसीजंस लिए गए हैं, आपका जो पास्ट इवेंट, जो पिछली घटनाओं को देख के हम देखना है कि जो पहले जो निर्णय लिए गए हैं, डिसीजंस लिए गए हैं, वो जो डिसीजंस हैं आपका, वो चाहे वो विध्वंसकारी डिसीजन रहे हो, मतलब डिस्ट्रक्टिव रहे हो, या वो कंस्ट्रक्टिव डिसीजन रहे हो, मतलब आपका चाहे वो निर्माणकारी डिसीजन रहे हो, ठीक है। तो उनको हमें समझना है। बात समझ पा रहे हो।
कि यहाँ पे हमें पास्ट इवेंट्स को समझना है, और पास्ट इवेंट्स में हमें क्या समझना है कि जो पहले जो निर्णय या डिसीजंस लिए गए हैं, ये डिसीजंस आपका इनकी हमें स्टडी करनी है, जिससे कि हम आपका अभी जो वर्तमान में यदि अभी करंट में रह के आपका हम जो पुराने समय में जो पुराने लोगों ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहरा सकें, या फिर ऐसे कह सकते हो आपका कि जो पुराने जो लोग थे उनका जीवन कैसा था उसको हम अभी वर्तमान में पढ़ सकें, या जो सभ्यताएं या जो संस्कृति बनी है वो कैसे बनी है, किन डिसीजंस की वजह से बनी है, इन सब की स्टडी हमें करना आपका ये इतिहास कहलाता है। ठीक है, और ये जो डिसीजंस होते हैं हमारे, ये दो टाइप के हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मतलब कि निर्माणकारी डिसीजन, ठीक है, और आप कहोगे डिस्ट्रक्टिव डिसीजन, या आप ऐसे कह सकते हो कि विध्वंसकारी डिसीजन। ठीक है, तो ये दो टाइप के डिसीजन होते हैं कि भाई पहले समय पे जो डिसीजन लिए गए हैं आपका उनको हमें स्टडी करना है, जिससे विध्वंसकारी डिसीजन किन्हें कह रहे हैं, जिससे बहुत सारे युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई हैं। ठीक है, और इसमें जो कंस्ट्रक्टिव डिसीजन किसे कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव डिसीजन कह रहे हैं जिससे सभ्यता, सिविलाइजेशन या आपका संस्कृति मतलब कि कल्चर, इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इनको हम कहते हैं आपका कंस्ट्रक्टिव डिसीजन। और जो डिस्ट्रक्टिव डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जिनकी वजह से युद्ध वगैरह हुए हैं। ठीक है, और यहां फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वैसे हमारी जो एनसीईआरटी है आपका, इसमें जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें लिखा भी है, जब हिस्ट्री जब पढ़ोगे उसमें, कि हिस्ट्री का उद्देश्य क्या है, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी होती है। ठीक है, तो यहां से आपको ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है, अभी आपको यहां से समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा जो सब कुछ है कि भाई इतिहास हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें जो पहले या पिछली घटनाएं हुई हैं या जो पिछले जो लोगों के द्वारा जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस लिए गए हैं इनकी हमें स्टडी करनी है। और डिस्ट्रक्टिव डिसीजन किन्हें कहा गया है कि जो ऐसे डिसीजन आपका जिनकी वजह से युद्ध वगैरह हुए हैं, और कंस्ट्रक्टिव डिसीजन किन्हें कहा गया है कि जिनकी वजह से सभ्यता या संस्कृति बनी है। बात समझ पा रहे हो यहां तक? ठीक है, या इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि अभी वर्तमान में रह के हमें जो पुराने जो लोग हैं आपका या हमसे पहले जो लोग आए हैं उनके हमें उनकी हमें समाज, राजनीति, या आप कहोगे कि उनकी संस्कृति, ठीक है, इन सब का अध्ययन करना होता है। ठीक है, बात समझ पाए यहां तक? तो इसको लिखना हो लिख लो, ये बिल्कुल बेस है, मतलब आपके एग्जाम से इसका कोई खास मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो ये बेसिक चीजें आपको बताना जरूरी होता है, बस ये। सभी को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बताओ एक बार। अभी बिल्कुल बेस है, मतलब जीरो है आपका अभी ये लेवल, तो इसमें मतलब आपको कोई दिक्कत आए तो बता सकते हो। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत है कैसी भी? अभी बिल्कुल जीरो लेवल है अभी, मतलब हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है अभी, अभी तो हम बैकग्राउंड ही तैयार कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखो अभी हमने जाना कि भाई जो इतिहास है या हिस्ट्री है इसको हमें क्यों जानना है, क्यों पढ़ना है। तो हमने देखा कि भाई जो पिछले समय में जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस लिए गए हैं इनकी स्टडी करने के लिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, या इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि और हम क्यों पढ़ते हैं, इसका और क्या पर्पस है। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे आपका कि जो इतिहास है, हिस्ट्री, ये हमें पढ़नी होती है कि हमसे पहले जो लोग आए हैं इनका इनकी संस्कृति कैसी थी। ठीक है, इनकी संस्कृति का अध्ययन करना,
या आप ऐसे कह सकते हो कि इनके समास का अध्ययन करना, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो कि इसके अलावा जैसे इनकी ये जो हमसे पहले जो लोग रहे हैं हमारी पृथ्वी पर, इसमें ये जो लोग थे इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, ठीक है। या इसके अलावा आप कह सकते हो कि इसमें और क्या हो सकता है कि जैसे राजनीतिक स्थिति क्या थी, हाँ वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि भाई जो इतिहास है, हम इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं कि वर्तमान समय में रह के हमसे जो पहले लोग आपका अर्थ पर रहे हैं, पृथ्वी पर रहे हैं, इन सब का हमें संस्कृति के बारे में अध्ययन करना है, इनके समाज के बारे में अध्ययन करना है, या इनके अर्थव्यवस्था का जो एक स्थिति है इसको समझना है, उस टाइम पे राजनीतिक स्थिति कैसी रही थी ये हमें समझना है। अब आपसे कोई कहने लगे कि भाई समाज में हमें एक्चुअल में क्या समझना होता है, कि जैसे उस समय कोई जाति या कोई आपका वर्ण रहा था कि नहीं, है ना, मतलब जाति वर्ण इन सब का अध्ययन करना। या इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि और इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे महिलाओं के अधिकार क्या थे, ठीक है, जैसे महिलाओं के अधिकार क्या थे, ये सब हमें क्या है कि समाज में पढ़ना होता है हमें। तो किस टाइप का समाज था, या और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, तो यहां में एटसेट्रा कर देते। संस्कृति में आपसे पूछा जाएगा कि भाई संस्कृति में आपको क्या पढ़ना होता है। संस्कृति में आपको जैसे मान लो धर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है, या इनके रीति रिवाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। या रीति रिवाज धर्म के अलावा और क्या चीज हो सकती है कि इनकी मतलब स्थिति सभ्यता क्या थी, या आप ऐसे कह सकते हो कि इसी में इनके पहनावा, ये सब पहनावा, खान पान, मतलब इन सब की स्टडी हमें इसमें करनी होती है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, इसमें हमें क्या समझना होता है, जैसे इस समय का ट्रेड मतलब व्यापार कैसा था, ठीक है। या इसके अलावा व्यापार के अलावा जैसे पूछा जाएगा आपसे और क्या हो सकता है, जैसे कॉमर्स वाणिज्य कैसा था इस समय का, ठीक है। या इस समय मुद्रा वगैरह थी कि नहीं थी, ये सारी चीजों का हमें इसमें स्टडी करना होता है, ठीक है। और राजनीतिक पहलू में क्या समझना होता है कि भाई इस समय की जो शासन, इस समय का शासन प्रशासन, ठीक है, कैसा था, मतलब सुशासन था या क्या था, इन सब का हमें अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो बात समझ पाए कि भाई इस इतिहास सेक्शन में हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है इतिहास पढ़ने का, समझ पाए सारे लोग, तो लिख सकते हो उसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का वर्गीकरण आप लिख सकते हो। तो इतिहास का जो वर्गीकरण है आपका, एक्चुअल में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब एक हम इसको कहते हैं पारंपरिक वर्गीकरण, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ये है आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जो इस हिस्ट्री है आपका, हिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक है आपका पारंपरिक और ट्रेडिशनल वर्गीकरण। ये जो ट्रेडिशनल वर्गीकरण है आपका इतिहास का, ये एक्चुअल में एक ऐसे कह सकते हो कि एक इतिहासकार थे
जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल। तो जेम्स मिल के द्वारा ये दिया गया था। इसमें क्या कहा गया इसमें, देखो इसमें यदि आप देखोगे यहां पे, देखो इसको आप देखोगे कि यहाँ पे जो हिस्ट्री है आपका, पारंपरिक वर्गीकरण या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स में कौन कौन से, तो आप कहोगे आपका एक हम कहेंगे हिंदू हिस्ट्री, ठीक है, हिंदू हिस्ट्री, या ऐसे कह सकते हो कि हिंदू इतिहास, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आप देखोगे मुस्लिम हिस्ट्री, ठीक है, मुस्लिम इतिहास। और एक आप कहोगे ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आप कहोगे कि अंग्रेजी इतिहास, ठीक है। और जो आपका आधुनिक वर्गीकरण है, आधुनिक क्लासिफिकेशन है, ये टाइम के बेसिस पर आप कहोगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरा है, इसको हमने फिर आपका जो इतिहासकार है उन्होंने धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ इसका, ठीक है। तो ये आपका आधुनिक वर्गीकरण में क्या है कि इतिहास को यहां भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको भी कौन कौन से, एक आप कहोगे एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मतलब कि यहां पे आप कहोगे कि प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, मीडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आप कहोगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसके अलावा आप कहोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है हमारा, और ये आपका आधुनिक मतलब कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, आधुनिक वर्गीकरण है, ठीक है। देखो ये जो आपका पारंपरिक या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है भाई, इसको अब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। एक्चुअल में ये जो आधुनिक वर्गीकरण है इसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब इसी को मान्यता है, इसको मान्यता नहीं है। तो ये क्यों बताइए मैंने, ये कई बार ऐसा हो सकता है जैसे आपके जो स्टेट पीएससीज वगैरह होते हैं, कई बार इनमें प्रीलिम्स वगैरह में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। यहां आपसे क्या पूछ रहा है वो, यहां कह रहा है आपका कि जो जेम्स मिल है उसने हिस्ट्री को यहां 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हिंदू हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री का मतलब है कि मतलब जैसे मुगल्स आए थे, ठीक है, मुगल से पहले का जो टाइम पीरियड है, जैसे हर्षवर्धन या उससे पहले का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इस समय क्या था कि इसने माना कि भाई ये अपना खुद का जो हिंदुओं का खुद की हिस्ट्री या इतिहास है, मतलब ये हमारा अपना इतिहास है, ठीक है। जब तक कि आपका किसी कोई बाहरी आक्रमणकारी का कोई ज्यादा खास इन्फ्लुएंस नहीं था। ये बताया इसने कि जब आपका मुगल्स वगैरह आए, ठीक है, या जो आपका मुस्लिम हमारे इंडिया में आए, जो इन्वेडर्स है आपका, ये जो इन्वेडर्स या आक्रमणकारी जब आए, इनके बाद का जो हिस्ट्री रही है उसको इसने मुस्लिम हिस्ट्री कह के कहा है इसने, ठीक है। फिर इसके अलावा जो ब्रिटिश हिस्ट्री, आपका ब्रिटिश हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो आपका यूरोपियंस आए, चाहे इसमें आपका जो ब्रिटिशर्स आए, चाहे इसमें आपका पुर्तगीज आए, ये सभी जो आए थे, तो ये जो यूरोपियंस की जो हिस्ट्री है, यूरोपियंस का जो टाइम पीरियड है, उसको इसने ब्रिटिश हिस्ट्री कहा है। बात समझ पाए यहां तक, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई चलो ये बताओ इसमें कि ये कहां से कहां तक, इसका टाइम पीरियड क्या माना जाता है, मतलब ये कब से कब तक मानते हैं इसको, ठीक है। तो देखो हिंदू हिस्ट्री हम कब से कब तक मान के चलते हैं, तो हम कहेंगे आपका अर्लियर,
अर्लियर टू 1206 एडी। एडी और बीसी ये हम जैसे बहुत यूज करेंगे टाइम पीरियड के लिए, तो इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ठीक है, तो जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं आपका बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी। और इसके अलावा आपका जो इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, मतलब ये लगभग 33 ईयर्स के बाद का जो टाइम पीरियड है आपका, इसको हम कहते हैं आपका एडी, ठीक है। अब यहां आपसे पूछा जाएगा कि जो ये हिंदू हिस्ट्री है ये कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे अर्लियर टू 1206 एडी, 1206 एडी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाई 1206 एडी में क्या हुआ था, कि गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना से पहले का टाइम पीरियड इसने ये हिंदू हिस्ट्री करके माना है कि भाई ये इनका अपना खुद का इतिहास है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाएगा, हाँ वेद प्रकाश यही सही है आपका, एनो डोमिनी बिल्कुल सही है, एडी मतलब एनो डोमिनी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका मुस्लिम हिस्ट्री है, मुस्लिम हिस्ट्री का मतलब क्या है कि 1206 एडी टू 1757 एडी, मतलब कि 1206 एडी से लेके 1206 ईस्वी से लेके आपका, इसको ईसा पूर्व कहते हैं हिंदी में और इसको आपका ईस्वी सन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे आप कहोगे कि 1206 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी, मतलब कि यहां पे आप कहोगे कि जो 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसने माना है कि जो गुलाम वंश की जब स्थापना हुई थी और जो बैटल ऑफ प्लासी था उसके बीच का जो टाइम पीरियड है आपका वो मुस्लिम हिस्ट्री है, मतलब मुस्लिम जो थे उनका इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत ज्यादा था। अब क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी को ही माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे आपका, इनका इन्फ्लुएंस एक्चुअल में इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने कहा कि यहाँ जो मुस्लिम हिस्ट्री आपका वो 1757 एडी तक रहेगी। बात समझ पाए इतना। ब्रिटिश हिस्ट्री की जब बात की जाएगी तो आप कहोगे कि 1757 एडी, 1757 एडी टू 1947 एडी, ठीक है। या इसको 1960 करके भी लिखा होता है कई बुकों में। हाँ रेशमी परवीन सही कह रहे हो आप, 1757 प्लासी वॉर। यहां तक बात समझ में आई सबको। देखो ये टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, लेकिन इस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो इसमें तो इतना ही सफिशिएंट है कि ये कब से कब तक मानी गई है, ये जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था, बस इतना ही पता होना चाहिए इसमें। तो इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं इसमें, तो इसको लिख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ 1764 में बक्सर वॉर सही है, वो सब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, पहले अभी ये बस स्टार्ट कर लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, इस पर फोकस रखो आप ज्यादा, एक एक चीज बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। इसमें जो गुलाम वंश थी, जैसे दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की स्टार्ट हुई, मतलब स्टार्ट हुआ तो मतलब गुलाम वंश मतलब दिल्ली सल्तनत काल शुरू होता है। तो इसने माना कि भाई उससे पहले का टाइम पीरियड तो अपना हिंदुओं का अपना टाइम पीरियड है, इसीलिए तो इसको हमने नहीं माना भाई, इसलिए तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया कि भाई ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है, ठीक है।
यहां तक समझ पाए सभी? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो आधुनिक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इसमें क्या है। देखो, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास या एंसेंट हिस्ट्री, इसका जो टाइम पीरियड है आप कहोगे कि भाई अर्लियर टू, ठीक है, 750 AD, 750 AD, ठीक है। मतलब कि आप कहोगे कि 750 AD तक आपका हम एंसेंट हिस्ट्री मान के चलते हैं, और 750 से लेके 750 AD टू 1707 AD, मतलब कि जो आपका औरंगजेब था और डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, तो 1707 AD तक आपका ये मीडिएवल हिस्ट्री मानी जाती है। और मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं आपका, तो आप कहोगे कि 1707 AD से ये हम कहेंगे आपका 1984 AD। लेकिन ध्यान से सुनना, मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम बताते हैं तो यहाँ पे 1707 AD टू आपका 1984 AD हम कह रहे हैं, लेकिन पढ़ते हम कितना है, 1947 तक, मतलब कि 1947 तक ही हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख लो, इसमें कोई दिक्कत हो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। लिख लो तो बता देना। लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे, ठीक है। देखो, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मतलब हम किस पार्ट की स्टडी करना चाह रहे हैं, किस पार्ट को आगे पढ़ेंगे, तो भाई यहाँ पे जो एंसेंट हिस्ट्री, आपका एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये तीनों पार्ट पढ़ेंगे, फिर लास्ट में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इसके अलावा आपका जैसे आर्ट एंड कल्चर साथ में उस टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी आपका यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास मतलब एंसेंट हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ पाए? प्राचीन भारत का इतिहास। देखो, आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो कब से माना जाता है। वैसे आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया गया होगा कि अर्थ पर जो लाइफ है मतलब कब से है, ठीक है, या किस किस पीरियड में आपका ये अर्थ पर क्या क्या हुआ है,
उसका कुछ बेसिक आइडिया मैं भी दूंगा आपको, बाकी डिटेल में तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा वो, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह में पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो कब से है, या जब हम इतिहास को हम जब पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में कब से माना जाता है। यदि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड हम मानते हैं आपका कि 26 लाख बीसी, मतलब 26 लाख बीसी के करीब से स्टार्टिंग मानते हैं कि भाई ह्यूमन जो है आपका वो 26 लाख बीसी से हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो होमोसेपियंस है आपका, जो ज्ञानी मानव है जिसको हम कहते हैं, जो ज्ञानी मानव है होमोसेपियंस आपका, ये अभी बिल्कुल 10,000 साल या 8,000 साल के आसपास से ही मतलब आपको यहाँ अर्थ पर मिलता है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या है कि हमें कंप्लीट पढ़ना है। तो जब वर्ल्ड, विश्व में देखा जाए, वर्ल्ड वाइड जब देखा जाता है तो ये 26 लाख बीसी के करीब माना जाता है। लेकिन जब इंडिया में ओरिजिन देखा जाए कि इंडिया में जो ह्यूमन है वो कब से एग्जिस्ट करता है, तो ये माना जाता है 5 लाख बीसी, मतलब 5 लाख बीसी के करीब, 5 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मतलब जब हम एंसेंट हिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं तो जब वर्ल्ड वाइड देख रहे होते हैं तो 26 लाख बीसी, ठीक है। लेकिन जब इंडिया के रेफरेंस में देखें कि इंडिया में, क्योंकि यदि हम जैसे एवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अफ्रीका में जो ह्यूमन एग्जिस्ट किया, अफ्रीका से फिर आपका यूरोप और एशिया में फिर उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। अफ्रीका से फिर यूरोप जाता है, एशिया जाता है। और इसका मतलब जब इंडिया में ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है आपका वो केवल 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी के आसपास का ही माना जाता है, ठीक है। तो यहां जो हम देख रहे हैं आपका अभी 26 लाख बीसी से लेके अब तक का हम प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। मतलब एंसेंट हिस्ट्री में तो 750 तक देखेंगे। हमने क्या किया है कि इस पूरे के पूरे टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब एंसेंट हिस्ट्री को हमने क्या किया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। मैंक जो एंसेंट हिस्ट्री है आपका, इसको 600 बीसी तक नहीं माना जाता। ये अभी क्लियर हो जाएगा आपको, आप परेशान ना हो, सारा कुछ क्लियर होगा, बस यहाँ पढ़ते रहो। जो पहले आपने पढ़ रखा है उसको भूल जाओ। 600 बीसी तक तो एंसेंट हिस्ट्री किसी, कोई नहीं आपको बताएगा इतना। 600 बीसी कहाँ बात कर रहे हो, बस अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस इसको समझो अभी, उसके बाद फिर हम डाउट सेशन रख लेंगे इसकी, चाहे 5 लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। 600 बीसी नहीं है, ध्यान रखो। तो देखो एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास को हमने क्या किया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ रहे हैं। अब ये कैसे डिवाइड किया इसको समझते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे आपका प्री हिस्ट्री, इसको हिंदी में हम कहते हैं आपका प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल एक्चुअल में ये बना कैसे है, ये प्राक प्लस इतिहास प्लस इक से मिलके बना है। मतलब इसमें जो प्रत्यय है वो आपका एक है, इतिहास, और ये प्राक मतलब आपका प्राचीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राक या प्राक प्लस इतिहास प्लस एक को हम कह रहे हैं यहाँ पे प्राग इतिहास, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को हम देख रहे हैं यहाँ पे प्री हिस्ट्री। इसके अलावा आपका प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, इसको हम कहते हैं आद्य इतिहास, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये किससे मिलके बना है, आदि प्लस इतिहास प्लस इक, तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्ट्री। और इसके बाद हम कहेंगे आपका यहां पे हिस्ट्री, ठीक है, ये हम कह रहे हैं आपका इतिहास। बात समझ पाए।
अब ये मैंने आपको क्यों 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, यहाँ एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन एंसेंट हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपसे जब पूछा जाएगा इसके बाद का जो टॉपिक है, वो मैं अभी हिंट दे देता हूँ कि इसके बाद का टॉपिक रहेगा हमारा कि जो सोर्स ऑफ एंसेंट हिस्ट्री है, कि जो एंसेंट हिस्ट्री है उसके स्रोत क्या है। ठीक है, तो जो एंसेंट हिस्ट्री के स्रोत हैं आपका, उनमें हम देखेंगे तो जैसे इसमें पुरातात्विक स्रोत रहेंगे कुछ आपका। ठीक है, तो इनमें हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो जानकारी है इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, वो जो जानकारी के जो सोर्स है वो क्या है हमारे पास। मतलब इतिहास हम किसको कह रहे हैं, प्राग इतिहास किसको कह रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो प्राग इतिहास का मतलब होता है, ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास एक तो लिपि नहीं है। जानकारी कहां से मिलेगी? या तो हमें मिल सकती है कोई साहित्य वगैरह, कोई बुक वगैरह हमें मिल जाए, ठीक है, कोई लिटरेचर वगैरह मिल जाए, या कोई आपका बिल्डिंग वगैरह आपको दिख रही है, या कोई रोड दिख रहा है, या कोई आपका कुछ आप कहोगे कि कोई और चीजें दिख रही हैं, रिलीफ फीचर्स दिख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें दिख रही हैं, या उससे पता लग सकता है। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि आज से हमें 200-300 साल पहले की जानकारी चाहिए, कैसे पता लगेगी? या तो कोई बुक होगी, कहीं लिखा गया होगा उस काल के बारे में, या उस काल की कोई हमें इमारत वगैरह दिखाई देती है, बिल्डिंग दिखाई देती है। बात समझ पा रहे हो? तो तब हमें पता लग सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो यदि हमारे पास यदि लिपि है, मतलब कहीं लिखा हुआ है, तो वो तो एग्जैक्ट पता है हमें। कि मान लो कोई बुक मिल जाती है हमें, तो उस बुक से क्या पता लगता है कि एग्जैक्ट पता लगेगा कि हाँ ये चीज रही है पहले। तो इसका मतलब क्या है कि उसको तो हम इतिहास में कंसीडर करेंगे, लेकिन उससे पहले की जो चीजें हैं उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको हम ये अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे प्री हिस्ट्री में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो इसमें क्या लिपि हमें मिलती है, इसमें आप कहोगे यहाँ पे कि इस जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई लिपि नहीं मिली है। ठीक है, और जब लिपि नहीं मिली है तो इसका मतलब हमने क्या इस लिपि को पढ़ा है? जब कोई लिपि ही नहीं मिली है तो इसका मतलब पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ गए? तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें जो इंसान ने आपका कोई लिपि या लिखना पढ़ना ये सब अभी नहीं सीखा है। ठीक है, अभी अपने बारे में वो अभी लिख नहीं रहा है, तो वो पीरियड है। तो इसका मतलब हमें इसमें कोई लिपि नहीं मिली और ना ही हमने उसको पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है आपका? जैसे हम कुछ डेटिंग वगैरह, कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, या रॉक वगैरह मिल रहे हैं, या कोई और जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है, कंकाल वगैरह मिल रहे हैं, इन सब की स्टडी करके हमें पता लगता है। ठीक है, और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है इसमें? भाई प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है कि हमारे पास लिपि तो है बट पढ़ी नहीं गई है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये पढ़ी नहीं गई है, तो इसको हम कह रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसका मतलब जब लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये भी बेकार की चीज है भाई, इसमें भी हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिल सकती। तो क्या उसको इतिहास कह सकते हैं? भाई इतिहास का मतलब है कि हमें एग्जैक्ट पता रहे कि पहले क्या हुआ है। अब वो पता कैसे रहेगा? कहीं लिखा हुआ मिलेगा, चाहे आपका किसी पत्थर पर लिखा हुआ मिलता है या कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, तब इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटो हिस्ट्री है इसमें लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, और इतिहास का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास लिपि है और इसको पढ़ा भी जा चुका है। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास एकदम एग्जैक्ट नॉलेज मिलती है इसकी। समझ पाए? तो यहीं से हमारा एक्चुअल इतिहास स्टार्ट होता है वैसे देखा जाए, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज है। ठीक है, और इससे पहले का जो टाइम पीरियड है जिसमें लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, उसको प्री हिस्ट्री कह रहे हैं, वो प्रोटो हिस्ट्री कह रहे हैं। इसको प्रोटो कर लो। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री। और उससे पहले का जो टाइम पीरियड आपका कि जिसमें लिपि है लेकिन लिपि नहीं है और ना ही उसको पढ़ा जा सका है, तो इसका मतलब प्री हिस्ट्री।
प्राग ऐतिहासिक काल। बात समझ पाए होगे यहां तक शायद? बड़े इसमें आपसे मान लो इसका टाइम पीरियड पूछा जाए कि भाई टाइम पीरियड कहां से कहां तक है, तो 26 लाख बीसी, 26 लाख बीसी से आप कहोगे कि इसमें लगभग 10,000 बीसी। इसका जब टाइम पीरियड आप देखोगे तो 10,000 बीसी से लेके आपका ये रहेगा आपका 3000 बीसी, ठीक है। या इसको और यदि प्रिसाइज करें तो इसको ऐसे कर लो, इसको 4000 करो, ये ज्यादा बेटर रहेगा और अच्छे से प्रिसाइज कर लेते हैं। ये 3000 बीसी और ये 3000 बीसी टू आपका, आप कहोगे इसको, मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा पीरियड रहा है तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे इसमें, तो ये 1500 बीसी से लेके आपका 750 एडी, ऐसे कह सकते हो इसे, ठीक है। और अभी जो प्राग ऐतिहासिक काल है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम अभी देखते हैं कि इसको और कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में आप कह रहे हो कि यहां पे हमें लिपि नहीं मिलती है, ठीक है। हम अभी इस काल के बारे में जानेंगे, जो आज का हमारा जो पार्ट रहेगा आपका, ये वाला पार्ट है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो आप हेडिंग डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, फिर इनके बारे में एक एक करके समझते रहेंगे आगे कर चल के। भाई स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें समझनी है। प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल। देखो ये जो टाइम पीरियड को लेके जो है ना, कई बार बहुत सारी बुकों में आपको दिक्कत मिल सकती है इसमें, जैसे हाँ बिल्कुल अलग मिल सकती है। 26 लाख बीसी से ये 4000 बीसी किसी में मिलेगा आपको, किसी में 8000 बीसी, किसी में 10,000, ठीक है। तो और इसमें आपका 4000 से 1500 बीसी इस टाइप से मिलेगा आपको ये। प्री हिस्ट्री, अच्छा इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि भाई जो प्री हिस्ट्री है, हमारे पास जो जानकारी है वो कैसे है, कैसे पता चला कि मतलब पुराने समय में जो मनुष्य है आपका, ह्यूमन है, वो क्या एक्टिविटी करता था, या ये कैसे पता चलता है। लिपि तो है नहीं इस काल की हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जब लिपि नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें पता कैसे है, या ये जो मनुष्य था आपका इस टाइम पे, ये अपना सर्वाइवल कैसे करता था, मतलब कैसे सर्वाइव कर पाया इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम का क्लाइमेट वगैरह कैसा था, एनवायरमेंट कैसा था, ठीक है। या इसके अलावा आपका और क्या क्या फीचर्स रहे, इस करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है यहाँ की, ठीक है, ये सभी हमें समझना है। देखो प्री हिस्ट्री में हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ जो जानकारी हमें मिलती है,
यहाँ जैसे यहाँ इस टाइम के हमें कुछ औजार वगैरह मिले हैं, ठीक है, या जैसे पत्थर वगैरह, जो मनुष्य था अपने सर्वाइवल के लिए, जो उसने अपना जो सर्वाइवल के लिए जो एक बेस या आधार माना था, चुना था, वो पत्थर को चुना, ठीक है। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि जो प्री हिस्ट्री में जो मानव है उसने अपने सर्वाइवल का जो आधार है वो क्या बनाया, तो आप कहोगे पत्थर को बनाया, ठीक है। क्या इसको आपका जैसे आग का ज्ञान था, या इसको जैसे मान लो किसी मेटल का ज्ञान था कि नहीं था, ये सब हमें अभी ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो प्री हिस्ट्री है आपका, प्री हिस्ट्री में एक्चुअल में जो मनुष्य है उसने अपने सर्वाइवल का जो आधार है वो क्या माना था, पत्थर, स्टोन, ठीक है। क्या मैं इसलिए इसको स्टोन एज कह सकता हूं? तो आप यहां पे लिख सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, एक लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। लिख लो, प्राग ऐतिहासिक कालीन मनुष्य, प्राग ऐतिहासिक कालीन मनुष्य ने अपने सर्वाइवल का आधार, अपने सर्वाइवल का आधार पत्थर को बनाया। ठीक है, अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई इसको हम इसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य ने इसमें जो अपना आधार है सर्वाइवल का वो पत्थर को बनाया, तो इसलिए इसको हम स्टोन एज कह रहे हैं। मतलब हिंदी में यदि हम कहेंगे तो इसको हम पाषाण युग कह सकते हैं, काल कह सकते हैं, ठीक है, पाषाण काल। और इस पाषाण काल को यदि हम देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो पाषाण काल है इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इसने एक्टिविटी की है, तो इसको हमने तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन सा? तो जो स्टोन है, स्टोन को हम जैसे ज्योग्राफी वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो उसको लिथो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पेलियोलिथिक एज, या इसको हम कह सकते हैं आपका कि यहाँ पे पुरा पाषाण काल, ठीक है। फिर इसको हम कहते हैं मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, फिर इसके अलावा हम कहेंगे इसमें नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। तो हमने पाषाण काल को आपका यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। और जो आपका पुरा पाषाण काल है आपका, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपका निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूं, फिर एक एक करके समझेंगे इसको, ठीक है। तो जो पुरा पाषाण काल है इसको भी हमने क्या किया कि 3 पार्ट्स में पढ़ा, डिवाइड किया। निम्न पुरा पाषाण काल, और इसके अलावा आपका मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है। और इसके अलावा आपका फिर उच्च पुरा पाषाण काल,
ठीक है, इसको हमने पढ़ा कि भाई यहां पे हमने एक फ्लो चार्ट तैयार कर लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहां तक? बढ़े आगे। देखो, अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमने पढ़ना क्या है, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि इसमें जो इसकी जो जानकारी के सोर्सेस हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो रहेगा आपका अभी वो रहेगा कि जो एंसेंट हिस्ट्री है या प्री हिस्ट्री है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, फिर इनके बारे में जानेंगे। इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और आपको जब मैं ये तीनों के तीनों जब पार्ट्स हम पढ़ेंगे तो आपको मतलब बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही आप खुद ये टाइम पीरियड को क्रिएट करोगे कि हम मतलब क्या क्या हुआ होगा। बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि जो स्रोत हैं इतिहास के, या ये जो सारी चीज हम पढ़ रहे हैं इनके स्रोत क्या है, हमारे पास जानकारी जो मिल रही है इसके स्रोत क्या है, पूरी तो हेडिंग डालो यहाँ पे। नहीं, ये बनाओ पहले, अभी बनाया नहीं है, बनाओ ये। मतलब ये फ्लो चार्ट तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हमें पढ़ना क्या है अभी। ठीक है, अब इसके बाद हम स्रोत पढ़ रहे हैं कि ये जो सारी जानकारी है या जो एंसेंट हिस्ट्री के, वो मिली कहां से है हमें। ठीक है, वो सब सब पढ़ेंगे। अभी इतना ही फ्लो चार्ट है, अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, मतलब एक छोटी सी चीज से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई चीज ना रहेगी जो ना पढ़ेंगे हम। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आए? हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत तो ये 6 क्लास से लेकर 12 तक हिस्ट्री रहती है, तो आपने सारी चीजें लगभग इनमें जो मैंने पढ़ाई हैं, उस सारी चीजें लगभग पता होंगी अभी तक। ठीक है, नहीं पता थी? अच्छा, भूल गए। कोई नहीं। हिस्ट्री एक्चुअल में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको लगभग 50% तो या 60% चीजें तो आपको पता ही होंगी पहले से। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं जो 40% के आसपास, वो यहाँ आपको अ, हम कराते हैं, वो सारी चीजें जो आपने सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री, मतलब प्राग ऐतिहासिक, या ऐसे लिख लो सीधा, सोर्स ऑफ एंसेंट हिस्ट्री लिखो, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। दुर्गा ये कह रही हैं कि आप हिस्ट्री के ही सर हो या और पढ़ाते हो? आपको क्या लग रहा है, मतलब दुर्गा, मतलब मैं हिस्ट्री पढ़ा पा रहा हूँ कि ना? दुर्गा, आपको क्या लग रहा है, बताओ। अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एंसेंट हिस्ट्री ये समझते हैं। तो देखो, हमारे पास एक्चुअल में एंसेंट हिस्ट्री को समझने के लिए केवल 2 टाइप के सोर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारे पास, ठीक है, या इसको आप ऐसे कह सकते हो
पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और जो दूसरे सोर्स है हमारे पास वो है लिटरेरी सोर्स, या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। तो देखो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो सोर्सेस ऑफ एंसेंट हिस्ट्री हैं वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल, मतलब कि पुरातात्विक स्रोत है हमारे पास, और एक दूसरे स्रोत है आपका साहित्यिक स्रोत, ठीक है। मतलब कि हमें जो जानकारी मिली है एंसेंट हिस्ट्री के बारे में वो कहां से कैसे मिली है, या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देख के या फिर आपका जो साहित्यिक सोर्स है आपका इनको देख के, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है आपका इनमें कौन कौन से सोर्सेस हैं या क्या 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 हमें इसमें देखना होता है, तो आप देखोगे कि जैसे आपका कॉइन्स इस टाइम पीरियड के मिले हैं, ठीक है, मतलब कि सिक्के, या इसके अलावा पूछा जाएगा कि और इस टाइम पे क्या मिला है, जैसे जो एडिक्ट्स कह सकते हो इसमें, ठीक है, मतलब अभिलेख या इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं उनको, ठीक है, अभिलेख, या इसके अलावा आपका मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट मतलब कि स्मारक, ठीक है, या इसके अलावा आप कहोगे स्कल्पचर, मतलब कि यहां पे मूर्ति कला या कलाकृति भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारे पास क्या होते हैं कि जैसे कॉइन्स हैं, अभिलेख हैं, स्मारक हैं, मूर्ति कला है, या इसमें आपका कोई आभूषण वगैरह भी, ज्वेलरी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज होती है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत जो है हमारे पास ये दो टाइप के होते हैं, एक आप कहोगे कि इंडिजीनियस या इंडिजिनस सोर्स, इंडिजिनस सोर्स मतलब देसी स्रोत, और एक आप कहोगे यहां पे फॉरेन सोर्स, मतलब कि विदेशी सोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आपका ये सोर्स हैं जिसमें कि कॉइन्स हैं, या इसके अलावा अभिलेख हैं, स्मारक हैं, मूर्ति कला, कलाकृति, इनको देख के हमें जानकारी मिली, या जैसे देसी स्रोत है आपका या विदेशी स्रोत है, ठीक है, इनसे हमें जानकारी मिलती है एंसेंट हिस्ट्री की, ठीक है। तो एंसेंट हिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा जैसे कॉइन वगैरह को हम देखें, तो भाई कॉइन वगैरह से हमें कैसे जानकारी मिलती है, किस चीज की जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। तो इससे आप ऐसे कह सकते हो कि कॉइन से हमें जैसे इनके इस टाइम के राजवंश मतलब कि डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है सिक्कों वगैरह से, ठीक है। या इसके अलावा आप कहोगे कि और क्या पता चलता है, इस समय की कला और संस्कृति क्या थी, ठीक है, मतलब इस समय कला और संस्कृति के बारे में पता चलता है। और क्या पता चलता है, इस समय की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, ठीक है। और आप कहोगे कि और क्या पता चलता है इसके बारे में, मतलब कि जो फॉल ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसे खत्म हुई, अर्थव्यवस्था का पतन, फॉल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और क्या पता चल सकता है कॉइन वगैरह से, कि जो किसी शासक का जो एक राज्य सीमा है, जो बॉर्डर है आपका राज्य का, वो भी हमें पता चल सकता है इससे, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि राज्य सीमा, ठीक है। तो ये कॉइन से पता चल सकता है, आप कहोगे कैसे, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं।
हाँ, वही धर्म वगैरह के बारे में पता चल सकता है, ये कला संस्कृति में आ जाएगा। या ऐसे कहूं आपसे, यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको। मान लो मैं कहूं आपसे कि राजवंश वगैरह के बारे में कैसे पता चलेगा, कि यहाँ के आसपास यदि सिक्के मिल रहे हैं और इन सिक्कों में आपका किसी एक पर्टिकुलर शासक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि उसका चित्र बना हुआ है, तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ का जो ये जो रीजन है, इस रीजन में किसका शासन रहा होगा पहले, बता सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मतलब राजवंश का पता चल सकता है। फिर कला और संस्कृति का कैसे पता चलेगा, कला और संस्कृति का हमें पता चलता है, जैसे मान के चलो मैं कहूं आपसे कि किसी शासक को या किसी पर्सन को उसमें डांस करते हुए दिखाया गया है या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये बता सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में, कि इस टाइम पीरियड के ये सिक्के हैं और इस समय ये जो आपका वाद्य यंत्र दिख रहा है और ये बजाते हुए दिख रहा है, इसका मतलब इस टाइम पीरियड में ये कला रही होगी या ये मतलब इस टाइप की चीजें रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई यहाँ इस टाइप में कला और संस्कृति कैसी रही होगी। अर्थव्यवस्था, या इसके अलावा आपका जैसे अर्थव्यवस्था का पतन, ये कैसे बता सकते हो आप, ये बता सकते हो कि मान लो मैं कहूं आपसे कि यहां इस रीजन में यदि सिक्के बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, सिक्के यदि बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब वो जो टाइम पीरियड रहा होगा, जिस टाइम पीरियड के ये जो सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब वो जो आपका जिसका भी शासन रहा होगा, वो कैसा शासन रहा होगा या वो कैसी अर्थव्यवस्था रही होगी, एक मजबूत अर्थव्यवस्था रही होगी। और जिसके बहुत कम सिक्के मिलते हैं, जिसके कोई सिक्के बहुत रेयर मिल रहे हैं जिस टाइम पीरियड के, इसका मतलब उस टाइम में जो अर्थव्यवस्था है कैसी रही होगी, वीक रही होगी, कमजोर रही होगी, यही तो होगा इसमें। ठीक है, तो इससे हम आपका अर्थव्यवस्था का भी पता लगा सकते हैं। राज्य की सीमा कैसे पता लगेगी, मतलब बॉर्डर कैसे पता लगेगा, जैसे मान लो मैं कहूं आपसे कि ये हमारा एक मान लेते हैं कि इंडिया है, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइप के जो सिक्के हैं मान लेते हैं कि यहां से यहां तक मिलते हैं, यहां से यहां तक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये वाला जो बाउंड्री है आपका, ये इस जिस शासक के टाइम के सिक्के हैं उसका शासन यहां तक रहा होगा, है ना। यहाँ पे कोई सिक्के नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे कह सकते हैं हम कि यहाँ पे शासन रहा होगा, भाई सिक्कों से तो ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ तक शासन रहा होगा। तो इसका मतलब जहां तक सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें ये पता लग सकता है कि भाई यहाँ तक इस टाइम पीरियड में जिसका भी शासन था वो उस शासक का यहाँ तक शासन रहा होगा। बात समझ पाए। तो सिक्कों से तो हम ये सब बता सकते हैं कि राजवंश के बारे में, कलाकृति के बारे में, या कला संस्कृति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में बता सकते हैं इस टाइम पे, या राज्य की सीमा के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अभिलेख। देखो अभिलेख का मतलब है यहाँ पे, ये अभिलेख हो सकता है कि किसी वॉल पर लिखे हों, किसी रॉक पर लिखे हों, मतलब किसी चट्टान पर लिखे हों, हो सकता है कि ये किसी ताम्र पत्र पर लिखे हों, ठीक है, या हो सकता है कि किसी दीवार पर लिखे हों। तो इसका मतलब ये शिलालेख हो सकते हैं, शिलालेख का मतलब आप बताइए रॉक पर लिखे हों, ठीक है, या इसमें आप कह सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कॉलम या स्तंभ पर लिखे हों, ठीक है, तो उनको हम स्तंभ लेख कह सकते हैं। तो ये जो अभिलेख होते हैं कि जो अलग अलग टाइम पीरियड के मिले हैं, जैसे हमारे इंडिया में यदि देखा जाए तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है आपका वो किसके माने गए हैं, अशोक। ठीक है, इंडिया में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है आपका वो किसके माने गए हैं, आपका अशोक के माने गए हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो किसके माने गए हैं, ठीक है, तो आप कहोगे जैसे जो ईरान में है आपका वोगज कोई अभिलेख, इसको हम पढ़ेंगे आगे। देखो अभी हम केवल जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की एक थीम तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे जो भी यहाँ डिस्कस हो रहा है।
ठीक है, वोगज कोई अभिलेख जो कि ईरान में है आपका ये। ठीक है, इसके अलावा आप कहोगे कि और कोई अभिलेख बताओ। ठीक है, तो जैसे अशोक के अभिलेख थे आपका, अशोक के टाइम के जो अभिलेख हैं आपका, इनमें कुछ शिलालेख मिले हैं। ठीक है, 14 के करीब स्तंभ लेख मिले हैं, जो कॉलम वगैरह पर लिखे हुए हैं, तो उनको स्तंभ लेख कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहेंगे कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर अभिलेख हैं। ठीक है, जैसे मास की गुर्जरा है। ठीक है, ये सब है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम केवल इतना समझ लेते हैं कि जैसे अशोक के अभिलेख हैं, चाहे शिलालेख हो, चाहे आपका स्तंभ लेख हो, चाहे माइनर हो, चाहे मेजर अभिलेख हो, इन सब से भी आपका हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे वोगस कोई अभिलेख है आपका, इससे हमें जानकारी मिलती है। या अशोक के बाद के जो राजा रहे हैं आपका, इसमें जैसे मान लो समुद्रगुप्त वगैरह हैं, इनके टाइम पर क्या होता था कि इनके टाइम पर इनकी प्रशंसा करने के लिए मतलब कि अभिलेख बनाए जाते थे, तो ये प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है इनको। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है इसमें। ठीक है, तो ऐसे कहोगे आपका कि जो प्रशस्ति अभिलेख का मतलब होता है कि जो प्रशंसा में लिखे गए हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप कहोगे कि और क्या है, जैसे ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख, इस ये जो लिखा गया था आपका, ये जो रवि कीर्ति करके एक थे आपका लेखक, जिनके द्वारा ये लिखा गया था, और ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है ये। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय और जो हर्ष हैं उनके बारे में लिखा गया है कि उनके बीच में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में ये लिखा गया है। तो देखो, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, या ऐहोल अभिलेख है, या इसके अलावा आप कह सकते हो कि जूनागढ़ अभिलेख है जैसे। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, इसको मैं यहां लिख देता हूं। जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्र दामन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो सभी अभिलेख हैं, इनके बारे में हमें इनसे पता लगता है कि हाँ, मतलब उस टाइम पे ये सारी चीजें रही होंगी, इस टाइप का शासन था ये। ठीक है, ऐसे ही हमें बहुत सारी स्मारक हमें मिली हैं, या ऐसे ही आप कह सकते हो बहुत सारी कलाकृतियां या मूर्ति कला उस टाइम की मिली है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि मथुरा से आपका बहुत सारी मूर्तियां वगैरह मिली हैं, स्टैच्यू मिली हैं आपका, कनिष्क के टाइम पीरियड की मिली हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि इनसे हमें पता चलता है, तो ये सब पुरातात्विक सोर्स में आते हैं। ठीक है, इनको हम ज्यादा डिटेल नहीं समझ रहे, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं साहित्यिक सोर्स में। ठीक है, साहित्यिक जो सोर्स है आपका, साहित्यिक स्रोत में क्या है आपका, देसी है। जैसे देसी स्रोत का मतलब क्या है कि जो हमारे इंडिया के अपने हैं। विदेशी स्रोत का मतलब क्या है आपका कि जो विदेशियों के द्वारा इंडिया के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो देसी स्रोत को भी हमने क्या किया है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको। इनको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कौन कौन से? एक आप कहोगे रिलीजियस, मतलब कि धार्मिक। ठीक है, यहां मैं इसको सीधा लिख देता हूं, गैर धार्मिक, नॉन रिलीजियस। ठीक है, और रीजनल, रीजनल मतलब क्षेत्रीय या स्थानीय कह सकते हो। तो इंडिजिनस जो सोर्स है हमारे, जो देसी स्रोत है, इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जैसे कि आपका यहाँ पे रिलीजियस सोर्स है, जैसे कि धार्मिक सोर्स हो गए, नॉन रिलीजियस है मतलब गैर धार्मिक हो गए, और रीजनल सोर्स है आपका। ठीक है, ये कौन कौन से हैं इनको समझ लेते हैं। नेक्स्ट ही पेज पर जाना पड़ेगा। देखो, धार्मिक,
धार्मिक स्रोत में क्या आ सकता है बताओ? धार्मिक स्रोत में सबसे पहले तो हम देखेंगे जैसे वेद, ठीक है, वेद आ सकते हैं। इसके अलावा उपनिषद, और उपनिषद के अलावा जैसे पुराण, ठीक है। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ, ठीक है। या इसके अलावा और क्या हो सकता है? रामायण, महाभारत, ठीक है। और क्या हो सकता है? जैसे भगवत गीता कह सकते हो, पर मतलब उससे हमें मतलब इतनी जानकारी नहीं मिलती है, और वो भी इस टाइम पीरियड की, तो कह सकते हो वैसे आ जाएगी उसमें भी। बौद्ध, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे जैन ग्रंथ हैं, ठीक है। तो ये सब धार्मिक स्रोत हैं, और इनमें सब में देखा जाए तो आपका ये जो सारे के सारे आपको जो ग्रंथ दिख रहे हैं यहां से यहां तक के, इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये जो दो आपको दिख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, इसको ब्राह्मणेतर ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, मतलब ब्राह्मण धर्म के बाद का जो ग्रंथ आपको दिखेंगे उनको ब्राह्मणेतर, जो पोस्ट ब्राह्मण जो आपका ग्रंथ है उनकी बात कर रहे हैं इसमें, ये जो बौद्ध और जैन ग्रंथ, ठीक है। इसमें भी आपको और क्या कैसे जानकारी मिल सकती है? तो देखो, जैसे वेद है आपको पता है कि भाई 4 हैं। अभी हम केवल हिंट देख रहे हैं, अभी मतलब इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो हमें साहित्यिक स्रोत है इनमें क्या क्या रखते हैं हम, क्या क्या है, ठीक है। तो वेद है आपका, वेद कितने हैं, या वेद का जो जो वैदिक एरा है आपका वो कौन सा है, वो सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेद कौन से हैं, कितने हैं आपका? 4 हैं। एक तो ऋग्वेद हो गया, और हाँ, यजुर्वेद कह सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा सामवेद हो गया, इसके अलावा ठीक है, ये हो गए, जिसमें कि आपका जो ऋग्वेद है हमारा, ये ऋग्वेद, ये पहला वेद है, ठीक है, चारों वेदों में सबसे पहला है। और इसी के टाइम पीरियड को जब ये लिखा गया है, इसी के टाइम पीरियड को वैदिक संस्कृति कहा जाता है, या वैदिक काल कह सकते हो इसको, ठीक है। और जो इसके बाद जो लिखे गए हैं आपका, ये तीनों के तीनों बाद में लिखे गए हैं, तो इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ये उत्तर वैदिक काल के समय के हैं ये, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई उपनिषद हैं, उपनिषद का मतलब क्या होता है? जैसे गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो जो उपनिषद है आपका, उपनिषद टोटल कितने हैं? कि भाई 108 हैं, ठीक है। और इनके बारे में भी अलग अलग फिर वो देखेंगे। जैसे पुराण है आपका, टोटल पुराण कितने हैं? वो भी 18 हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। स्मृति ग्रंथ में आपका जैसे मनु स्मृति हो गई, ठीक है, मनुस्मृति वगैरह ये सब हो गया इसमें, इससे हमें जानकारी मिलती है। रामायण और महाभारत दोनों ही आपका महाकाव्य हैं ये, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड की हमें जानकारी मिलती है, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ है आपका, बौद्ध ग्रंथ में आपको पता है कि जो
बौद्ध जो बुद्ध थे आपका, गौतम बुद्ध, इनकी डेथ के बाद, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो से जैन ग्रंथ बचे अभी हमारे। तो जैन ग्रंथ में क्या है, जैसे परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, हेमचंद्र सूरी ने लिखी, या इसके अलावा और भी चीजें हैं इसमें। हम्म, भगवती, हाँ, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इस टाइम पीरियड के हमें जैसे परिशिष्ट पर्वन है, या और जैन धर्म की और किस में मिलती हैं शिक्षाएं, तो और भी कई सारी चीज आएंगी, तो उसको आगे देख लेते हैं। अभी हमने धार्मिक स्रोत देखे हैं, ठीक है। साहिना, ठीक है। बढ़े आगे अब, ठीक है। तो देखो, गैर धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत क्या है हमारे पास। देखो, जैसे हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे ना, अभी तो मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं, ये सारे के सारे स्रोत हर टॉपिक से पहले भी हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपका मौर्य काल पढ़ना है या गुप्त काल पढ़ना है, तो उससे पहले भी मैं आपको बताऊंगा कि गुप्त काल के जो सारे के सारे सोर्स बताऊंगा। अभी तो मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, डिटेल में वो ज्यादा नहीं बता रहा। उस समय आपको वो सोर्स भी बताऊंगा मैं, तो ये सोर्स तब भी आएंगे, ठीक है। तो गैर धार्मिक स्रोत का मतलब क्या है? धार्मिक स्रोत का मतलब जो धर्म वगैरह के बारे में पता चल रहा है जिनसे। गैर धार्मिक का मतलब क्या है? जिनमें हमें जैसे राजनीति के बारे में पता चल रहा है, उस समय कैसा शासन था उसके बारे में पता चल रहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चल रहा है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं? जैसे आप कहोगे यहां पे अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो है आपका, वो किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हो, ठीक है, या विष्णुगुप्त कह सकते हो। तो अर्थशास्त्र में एक्चुअल में किस चीज का जिक्र मिलता है? तो जो मौर्यन टाइम्स का आपका, मौर्य काल का जो राजनीति के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें हमें राज व्यवस्था या राजनीति के बारे में हमें जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इस समय का और क्या है, मतलब और किस चीज से हमें जानकारी मिलती है इसमें। तो हम कहेंगे जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो जो अष्टाध्यायी है मतलब 8 अध्याय, 8 चैप्टर है इसमें। तो अष्टाध्यायी के जो जैसे मौर्यन टाइम से आपका, इसके आसपास गुप्त काल, मौर्यन टाइम से आपका मौर्य काल वगैरह, इन सब की जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अष्टाध्यायी आपका, इससे ये पाणिनि पाणिनि के द्वारा लिखी गई, और आपका इसमें 8 चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट हम कहेंगे जैसे महाभाष्य। महाभाष्य मतलब अ, पतंजलि या पंतजलि, वो पतंजलि पंतजलि है ये ठीक है। इसमें क्या है कि जो अष्टाध्यायी में जो लिखा गया है ना, एक्चुअल में अष्टाध्यायी की समीक्षा या आलोचना कह सकते हो, ठीक है, या अष्टाध्यायी के बारे में ही एक्चुअल में जिक्र किया गया है महाभाष्य में। तो एक टाइप से आप ये कह सकते हो कि अष्टाध्यायी का ही एक समीक्षा की गई है, आलोचना की गई है इस बुक में, और कुछ नहीं है, ठीक है। महाभाष्य में,
ठीक है। और क्या है इस टाइम पीरियड में, और क्या है ऐसी बुक जो हमें गैर धार्मिक स्रोत के बारे में जानकारी देती हैं? जैसे आप कहोगे मालविका अग्निमित्रम कालिदास की, ठीक है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम ये आपका कालिदास के द्वारा लिखी गई। अब इसमें क्या है, जो मालविका है और जो अग्निमित्रम है आपका, उसकी प्रेम कहानी का जिक्र है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपका क्या है, गैर धार्मिक स्रोत हैं, जिससे कि हमें इस टाइम पीरियड के बारे में हमें पता लगता है कि भाई पहले क्या था क्या नहीं था, ठीक है, या उस समय की राजनीति क्या थी, व्यवस्था क्या थी, और भी बाकी चीजों के बारे में इसमें पता चलता है। वैसे जो मालविका अग्निमित्रम है आपका, इसमें मालविका और अग्निमित्रम के बारे में जिक्र किया गया है, उसकी प्रेम कहानी का। इससे हमें इतिहास में क्या पता चलेगा, हमारे लिए कोई मतलब का है? वैसे ये कोई मतलब का नहीं है, लेकिन जैसे आपका ये जो आपका पुष्यमित्र शुंग थे, उनके बेटे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इससे मिल जाती है, इसलिए थोड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है हमारे पास, क्षेत्रीय या रीजनल। तो इसमें आप कहोगे कि इसमें हमें जैसे राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी का ये हमें क्षेत्रीय मतलब एक जानकारी देती है। जो जम्मू कश्मीर है आपका, जम्मू कश्मीर के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, वो किससे मिलती है, राज तरंगिणी से मिलती है। और ये किसने लिखा था, कल्हड़ ने, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो कि इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, इसलिए इसको क्षेत्रीय कह रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्रबरदाई, तो इसमें पृथ्वीराज के टाइम पीरियड के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है। या पृथ्वी राज विजयी, ठीक है। या इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो ये सब आपका क्षेत्रीय स्रोत है। पृथ्वीराज विजयी ये पता नहीं किसने लिखा है, देख लेना एक बार, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास की है। लिखा सबने, बढ़े आगे। फिर इसके बाद हमारे पास रह जाते हैं आपका फिर विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत को भी हम देख लेते हैं आपका। तो देखो विदेशी स्रोत को भी हमने क्या किया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको भी। मतलब मैं जो है ना आपको बहुत ज्यादा वैसे लिखवाऊंगा नहीं, जैसे होता है ना कि पूरा एक स्टार्ट कर दिया फिर लिखवाए जा रहे हैं, वो नहीं करूंगा। पूरी हिस्ट्री हमारी लगभग ऐसे ही कंप्लीट होगी, मतलब ज्यादातर फ्लो चार्ट या चार्ट, ये सब फिगर वगैरह यही सब आते रहेंगे इसमें। तो इसलिए आपको मतलब जो जो जरूरत पड़ेगी 2-4 लाइन में आपको ऐड करता रहूंगा, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ऐड करता रहूंगा। तो जो विदेशी स्रोत है आपका, विदेशी स्रोत में
हमने किन किन को माना है, जैसे यूनानी, ग्रीक सोर्स, यूनानी स्रोत, ठीक है। और ग्रीक सोर्स के बाद में आपका जो चीनी, चीनी सोर्स, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आप ऐसे कह सकते हो आपका कि जो अरबी के जो लेखक थे, तो अरबी स्रोत भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये फॉरेन सोर्स है आपका, ये 3, ठीक है। यूनानी या ग्रीक सोर्स में क्या क्या आता है, जैसे मैगस्थनीज के द्वारा जो लिखी गई है ना, इंडिका वगैरह, इसमें जैसे मैगस्थनीज है आपका, ये सब लेखक हैं। जैसे एरियन है, पिलनी है, ठीक है। तो ये सब इनको हमने, इनकी जो बुक है आपका, इनको हमने विदेशी या यूनानी स्रोत में लिख दिया है, ठीक है। फिर इसमें आपको चीनी स्रोत में, हाँ, जैसे फहायान, ठीक है। या इसके अलावा जैसे, मतलब ये विक्रमादित्य के समय पे, या हवेन सांग हो गया जैसे, ठीक है। या जैसे आपका इन इत सिंह हो गया, थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो सकती है अभी, एक आध दो दिन, फिर उसके बाद। तो इनके द्वारा जो चीजें लिखी गई हैं आपका, ये सभी चीनी यात्री थे, तो इसी को हमने चीनी सोर्स कहा है इसमें, ठीक है। और अरबी सोर्स में, जैसे मान लो अल बरूनी, गजनी के समय की चीजें लिखी गई हैं इसने, ठीक है। अल बरूनी ने, जैसे जो भी सोर्स हैं अल बरूनी के, अल बरूनी के अलावा किसकी, हाँ वो, हाँ, नहीं, वो जो किताबुल हिंद वगैरह, हाँ, ठीक है। या इसके अलावा आप कहोगे इसमें जैसे मोहम्मद अफवी, अफवी, इनके द्वारा जो लिखी गई हैं आपका, तो ये सारे के सारे जो लेखक हैं, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई हैं। बर्नी, हाँ, बर्नी भी, जियाउद्दीन बर्नी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी जो है ना, वो फिर बाद के टाइम पीरियड में आया है, वो मध्यकालीन का है, वो उसमें ऐड नहीं करेंगे इसको। जियाउद्दीन बर्नी है, और भी हैं बहुत सारे, तो उनको अभी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। अल बरूनी है, जैसे मोहम्मद अफबी हैं, फाहयान, हवेन सांग, ये सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है। चीनी में है आपका ये, एक तो फहायान, एक है आपका हवेन सांग और इंत सिंह। राइटिंग तो मेरी साफ है, लेकिन कई बार हो जाता है, ये दोबारा लिख देता हूँ मैं। अब लगा कुछ, तो हमारे जितने भी स्रोत थे आपका प्राचीन इतिहास के, वो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है भाई। एक बार देख लो इनमें कोई दिक्कत लग रही हो, बाकी ये अभी जो सोर्स हैं वो डिटेल में आते रहेंगे, हर टॉपिक के आगे आएंगे, तो एक बार देखो सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं जितना भी आपको करवा रहा हूं ना, ये सब, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। जैसे कि एक आध क्वेश्चन मेरे पास अभी है, तो मैं आपको दिखाई देता हूं, बता देता हूं, जैसे कि आपको एक आइडिया लग जाए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं इस टाइप के।
देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2007 में, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका कि शिलालेख और सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है, चर्चा कीजिए। बात समझ पाए कि शिलालेख और सिक्कों की सहायता के बिना जो प्राचीन भारत का इतिहास का जो निर्माण है, मतलब यहां पे आप देख पा रहे हो कि इसमें हमें क्या लिखना है इसमें, हाँ इसमें आपका हमें ये बताना है कि जो सिक्के हैं और जो आपका शिलालेख है, मतलब जो अभिलेख है आपका, कि इनका क्या महत्व है, मतलब एक्चुअल में जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके हमें कहाँ कहाँ से कितनी जानकारी इनसे मिलती है, ये सब हमें बताना है। 2007 में क्वेश्चन आया है, तो उसमें जिक्र कर सकते थे कि जैसे सिक्कों के बारे में कि भाई राजवंश का जिक्र इसमें मिल सकता है, मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप कहोगे इसमें जैसे अर्थव्यवस्था का जिक्र मिल सकता है, कला संस्कृति का जिक्र मिल सकता है, ये सब का जिक्र मिलता है इनसे, ठीक है। ऐसे ही शिलालेख के बारे में बता सकते हो कि अशोक के शिलालेख बता सकते हो आप। ये कब पढ़ोगे, ये कब बता सकते थे, जब डिटेल में, जब आप पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके होगे, है ना, क्वेश्चन तभी बनाओगे ढंग से इसको। देखो फिर लिखा है कि भारत के, नेक्स्ट है 2009 में आया है क्वेश्चन, भारत के सामाजिक इतिहास का पुनर्निर्माण करने में यूनानी, रोमन और चीनी के वृत्तांत किस प्रकार सहायक है, मतलब यही के बारे में लिखना है, ठीक है। 2010 में क्वेश्चन आया है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, छोटा सा है बिल्कुल, लेकिन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नव पाषाण मानव की प्रगति को समझने में पुरातात्विक स्रोत किस सीमा तक उपयोगी है, तो मतलब जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं वो सब के बारे में हमें लिखना है इसमें, ठीक है। 2010 में है। अभी तो पहला ही दिन है, मतलब डेली कराई जाती है, नहीं डेली तो शायद नहीं कराएंगे हम, तीसरे चौथे दिन, मतलब अल्टरनेट डेज में कराएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि डेली के लिए हमारा टॉपिक भी तो कवर होना जरूरी है। जैसे आपको मान लो जो जितना टॉपिक कवर हुआ है, जैसे मान लो आप करा सकते हैं, लेकिन पूरा टॉपिक कवर होगा, कंप्लीट होगा तब करा सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतने अब इन्हीं को लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बताओ लिखना हो तो अभी लिख लेते हैं, क्वेश्चन इनमें छांट के दे देता हूं मैं दो चार, पर ये बता रहा हूं कि इसका जो इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें और 3 क्वेश्चन हमने देख लिए इसमें। ये आप यदि जैसे स्टेट पीएससी वगैरह देखते हो तो स्टेट पीएससी में भी आया है क्वेश्चन, ये 2003 में है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरणों के महत्व का विवेचन करो, ठीक है। फिर इसके अलावा 2004 में है यूपीपीएससी में ही, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत, मतलब 2003 में था, 2004 में था, अगले ही साल सेम क्वेश्चन, एक में कुछ पूछ लिया गया, एक में कुछ पूछ लिया गया। 2005 में भी क्वेश्चन है, 3 साल लगातार क्वेश्चन है एक ही टॉपिक से, मालविका अग्निमित्रम का ऐतिहासिक महत्व बताओ, ठीक है। तो कितने 6 क्वेश्चन हमने देख लिए एक ही टॉपिक से, तो करनी है फिर आंसर राइटिंग, बताओ।